हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी को अजरबैजान के जिस जहाज की दुर्घटना, एक जहाज जिसकी दुर्घटना कजाकिस्तान में कहीं पर जाके हुई, जो विमान जो है रूस के ग्रोजनी क्षेत्र में जा रहा था, जो कि चेचन्या में पड़ता है, जो कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध का क्षेत्र है वहां पर माना जाता है, उस क्षेत्र का हिस्सा माना जा रहा है। वहां पर जाने वाले इस प्लेन की, हवाई जहाज की दुर्घटना की खबर तो पता ही होगी आपको, मैंने आज सुबह हिंदू में भी ये पढ़ाई थी। इस दुखद दुर्घटना में 38 लोगों की मौत की खबर है। 38 लोग शायद इसमें मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है। प्लेन में सवार बाकी 29 लोगों के बच जाने की भी खबर है, यह कहा जा रहा है। तो प्राथमिक तौर पर इस दुर्घटना को लेकर खबर यह बताई जा रही थी, लेकिन जिस पर संदेह पहले भी था, क्योंकि आपको मैंने सुबह भी, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्राथमिक तौर पर यह कहा जा रहा है, अभी पुष्ट जानकारी नहीं है कि किसी पक्षी के टकराने से यह विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके कारण विमान में कोई तकनीकी खराबी आई, विमान जो है वो बहुत ज्यादा बार नीचे गया, फिर ऊपर गया और आखिरकार वो लैंडिंग करते करते क्रैश हो गया। अब इसको लेकर कुछ विदेशी मीडिया ने इस प्रकार की खबरें भी छापी हैं कि इस बात की संभावना है कि शायद गलती से रूस का जो एंटी जो एक, आप समझ रहे हैं, रूस का जो एक एंटी एयरक्राफ्ट सुरक्षा सिस्टम है, उससे शायद गलती से एक मिसाइल चल गई और उस मिसाइल के कारण जो है इस विमान की दुर्घटना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस प्रकार की खबरें छापी जा रही हैं और वो केवल खबर नहीं छाप रहे हैं, वो साथ में इसके साक्ष्य देने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो साथ में इसका एविडेंस भी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने बताया कि भाई एक सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट फायर, कि या तो किसी जमीन से हवा में मार करने वाली किसी मिसाइल से, या फिर जो एक भाई आप सिस्टम बनाते हो कि कोई दुश्मन का जहाज अगर हमारे सीमा के अंदर आएगा तो हम उस पर गोलीबारी करेंगे, तो उसके कारण जो है ये यहां पर किया गया है, ये एंटी एयरक्राफ्ट फायर जो है यहां पर की गई। इन कारणों से जो है शायद ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये यहां पर कहा जा रहा है। और देखिए, इसके लिए जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो साक्ष्य कुछ इस तरीके के हैं। अब ये वीडियो तो मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चित्रों से समझ सकते हैं कि विमान की जो बॉडी है, विमान का जो क्रैश्ड हिस्सा है, वहां पर इस प्रकार के कई सारे साक्ष्य मिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं इन पर शार्पनल, यानी कि कोई मान लीजिए हथियार से हमला जब किसी चीज पर होता है, उसके कारण जिस तरह का डैमेज होता है, उसके कारण जिस तरह का ध्वंस होता है विमान की बॉडी पर, वैसा ध्वंस हमको कई जगह देखने को मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसी एक छोटे से स्क्रीनशॉट में ही आपको यहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। और यह हो सकता है कि क्रैश होते समय, जब विमान जब जमीन पर गिरा हो, उस समय भी ऐसा होना संभव है, यह बात भी सही है। लेकिन यह इस बात का भी साक्ष्य माना जा सकता है कि जब विमान हवा में था तब शायद उस पर किसी चीज से हमला किया गया, शायद उस पर एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की गई, उस पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण विमान जो है इस प्रकार की दशा में आ गया। हालांकि विमान के कुछ और वीडियोस आए हैं, कुछ जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे, कुछ जो वहां पर लोग थे, उन्होंने विमान के वीडियो बनाए हैं। जैसे एक वीडियो जो मैंने खास तौर पे देखा वो एक ये वाला वीडियो था। आप ये वीडियो शायद यहां पर चलेगा नहीं मेरे विचार में, क्योंकि ट्विटर का, आप यहां पर देख सकते हैं, ओ इसकी आवाज भी बहुत अधिक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में विमान जो है बार बार नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, जिससे, और इसमें कोई मिसाइल दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि इसमें किसी प्रकार की कोई मिसाइल दिखाई नहीं दे रही है, तो यह मानने का पर्याप्त आधार है कि भाई हाँ, इसको आवाज रोक दी इसकी, अब आप देख सकते हैं, ये देखिए विमान इस तरह से नीचे जा रहा है और कोई मिसाइल हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो यह मानने का पर्याप्त आधार है कि शायद मिसाइल से तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग संभव है कि इस विमान पर किसी ना किसी प्रकार की फायरिंग शायद की गई हो और उस फायरिंग से विमान की बॉडी पर जो है इस प्रकार के आघात हमको देखने को मिले। ये एक लंबा वीडियो है, 2-2.5 मिनट का है, तो मैं अगर इसके आखिर में लेकर जाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं कि अंत आते आते ये विमान जो है आखिरकार लैंड करने के प्रयास में क्रैश करता हुआ हमको नजर आता है। यहां पर ये विमान देखिए नीचे आ रहा है, धरातल के पास आ रहा है और आखिरकार ये क्रैश कर जाएगा यहां पर। तो ये जो पूरी दुर्घटना है ये यहां पर स्पष्ट होती है। अब ये जो क्रैश हुआ, इस समय भी ये जो चोटें लगी, ये जो आघात आए, उस समय के भी हो सकते हैं, लेकिन देखने में ये कंसिस्टेंट नजर आते हैं गोलियों के निशान जैसे।
विमान का ब्लैक बॉक्स जो होता है, जिसमें विमान के नेविगेशन की सारी जानकारी होती है, वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। उसकी जांच अभी की जा रही है, उसकी जांच अभी की जाएगी। और ब्लैक बॉक्स के कन्वर्सेशन से, ब्लैक बॉक्स की बातचीत से इस बात की जानकारी शायद पुख्ता तौर पे मिल पाएगी कि वास्तविकता में इस विमान में हुआ क्या था, वास्तविकता में इस विमान के साथ किस तरीके की घटना हुई। याद रखिएगा, देखिए ये जो जैसा कि हम जानते हैं, रूस जो है इस समय यूक्रेन के साथ एक लंबे युद्ध में है। ठीक है, इस युद्ध को अब वो तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो रूस ने अपनी सीमाओं पर बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं अपनी सीमाओं का हवाई उल्लंघन ना हो, उसके खिलाफ कई तरह के सिस्टम बनाए हुए हैं। इन सिस्टम्स में कई बार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल होती हैं। माफ कीजिएगा कि भाई अगर कोई वायुयान घुसता है, कोई यान घुसता है, तो उस पर मिसाइल से हमला किया जाए। कई बार उस पर गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। इस प्रकार के सिस्टम जो है, और कई बार ये सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि ये जैसे ही कोई फॉरेन, कोई विदेशी जहाज जो है, अनाधिकृत जहाज आपकी सीमा में प्रवेश करता है, उसको स्वतः मार गिराने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम भी कई बार सेनाएं बनाती हैं। तो रूस ने इस प्रकार के यदि सिस्टम बनाए, और कहीं इस बात की भी संभावना है कि उन सिस्टम्स ने एक यात्री जहाज को, एक सामान्य यात्री जहाज को पहचानने में गलती कर दी और एक सैन्य जहाज समझकर उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। इस बात की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर निश्चित तौर पे रूस की सेना के ओर से यह बहुत बड़ी गलती है, और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी माना जा सकता है। हालांकि रूस ने ऐसी किसी भी अफवाह का खंडन किया है। रूस ने कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है और ये सब जो है निराधार बातें हैं। हालांकि ये बात भी हम जानते हैं कि आप अगर देखेंगे तो 2014 में भी एक कॉमर्शियल जेट को रूस ने रूस ने मार गिराया था। 2014 में मलेशियन एयरलाइंस का MH17 था, जो कि डॉनबास क्षेत्र में एक सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए रूस ने मार गिराया था। वो भी एक गलत पहचान वाला ही मामला था कि उस विमान को उन्होंने एक सैन्य विमान समझा और एक दुश्मन देश का विमान समझा, और उसको मार गिराने की गलती उन्होंने कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये देखिए, अभी इसमें आगे जांच होगी और उसके बाद हमको समझ में आएगा कि वास्तविकता में यहां पर क्या हो रहा है। लेकिन ये मामला जो है इस हवाई दुर्घटना का, ये उतना सीधा और सिंपल तो नहीं है जितना आज सुबह तक या कल तक नजर आ रहा था। इसकी जांच होनी आवश्यक है, और इसकी निष्पक्ष और एक किसी थर्ड पार्टी द्वारा जांच होनी आवश्यक है। क्योंकि अगर रूस जांच करेगा या ये देश जो है रूस के मित्र देश हैं वो जांच करेंगे तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है ताकि पता चल सके कि इस प्रकार के मामलों में गलती किसकी है, क्या किस तरह का लैप्स हुआ। और सभी देशों को, देखिए युद्ध चलता है, युद्ध हो रहा है, हालांकि युद्ध भी अपने आप में गलत है, लेकिन युद्ध के समय में भी इस शिष्टाचार को बनाकर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक दूसरे के यात्री विमानों को या फिर आम जनता को कम से कम तकलीफ हो। यह शिष्टाचार जो है यह बनाए जाने की आवश्यकता है। तो जो देश आपस में युद्ध कर भी रहे हैं उनको भी इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था वो कैसे बना सकते हैं कि ऐसी गलतियां, अगर ये गलती हुई है, अगर नहीं हुई तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर ऐसी गलती हुई है तो ऐसी गलतियां कैसे ना हो पाए। युद्ध पहले ही मानवता का बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ऐसे में यह अतिरिक्त नुकसान जो है यह उचित बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। इसकी जांच का निश्चित तौर पे सभी को इंतजार रहेगा। हम सभी देखेंगे कि इसकी जांच में क्या निकल के आता है। जो भी आएगा आपको सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप, क्षमा कीजिएगा, अगर आप जो है क्षमा कीजिएगा, हाँ जी, अगर आप जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए सहायता ढूंढ रहे हैं तो आप हमारा P2I बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 27 तारीख यानी कि कल शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगा के 2026 वाला बैच आप 26,999 में और 2027 वाला बैच 32,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 2025 का प्री ही देने वाले हैं तो हमारा SIP बैच जो है वो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, पर उस पर सेल केवल 27 तारीख यानी कि कल तक है। एजे लाइव कोड लगा के केवल 4,999 रुपए में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।